आज हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी का अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का पूरा चैप्टर रीड करेंगे। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, यानी कि हम बहुत पहले से पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन मौजूद है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जीवित रहने के लिए आवश्यक चीजें भूमि, जल, हवा मौजूद है। तो मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह 3 महत्वपूर्ण घटकों से मिलकर बनी हुई होती है, ऐसा हम कह सकते हैं, तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, यानी कि वह भाग जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हम चलते हैं, जिस पे हमारा घर होता है, वो सभी भाग भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे पृथ्वी की सतहों को 3 घटकों से मिलकर बना हुआ बताया गया है। सबसे पहला हो गया भूमंडल जो कि हमारी धरती, दूसरा हो गया वायुमंडल जो कि गैसों की परतें हो गई, और तीसरा जल मंडल जो कि बहुत बड़े भूभाग पे जो जल फैला हुआ है उसे जल मंडल कहा गया है। तो जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। यहाँ पे जीवमंडल के बारे में बताया गया है कि जीवमंडल वह क्षेत्र है जहां स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं और यहाँ पर सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। यहाँ पे भूमंडल के 2 प्रमुख भागों के बारे में बताया है। सबसे बड़ा भाग महाद्वीप और दूसरा महासागरीय बेसिन। तो आगे पढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? यानी कि यहाँ पे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया गया है जो कि समुद्र तल से 8,848 किलोमीटर ऊंचा है, और सबसे गहरे भाग जो कि प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त को माना गया है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, ये बताया हुआ है यहाँ पर। अब हम महाद्वीपों के बारे में जानते हैं जो कि स्थल भाग का प्रकार है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है, यानी कि सभी महाद्वीप जो है, एक महाद्वीप और दूसरे महाद्वीप के बीच में जल राशि है, बहुत अधिक जल राशि है जिसके कारण ये दोनों महाद्वीप अलग है। तो ये 7 महाद्वीप के नाम यहाँ दिए गए हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। तो स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे अब हम यहाँ पर एक एक करके इन 7 महाद्वीप के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां इकट्ठी करेंगे। तो एशिया के बारे में बताया हुआ है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है, यानी कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत यूराल पर्वत है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया को मिलकर एक नाम बनाया गया है यूरेशिया, जिसमें यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग है।
इसे यूरेशिया कहा जाता है। अगला है यूरोप। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है, लेकिन यूरोप जो है वो एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। अगला है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी अफ्रीका जो है वो एशिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है किसमें, इस बड़ा महाद्वीप के रूप में। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यानी कि यही एक अफ्रीका ही एक इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखाएं? कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं के बारे में हमने पिछले के चैप्टरों में पढ़ा हुआ था। तो सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। यानी यूरोप जो है वो तो सिर्फ 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और एक तरफ एशिया है जिसको अलग करता है। तो उसी प्रकार अफ्रीका जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे? जल से घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। अगला महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि सबसे पहला हो गया एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका और तीसरा जो बड़ा महाद्वीप है वो है उत्तर अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल स्थल संधि कहा जाता है। यानी कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पनामा स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। अगला है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया, अगला जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो गया और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जा सकता है। अगला है अंटार्कटिका। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इसके नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। कई सारे शोध करने में मदद करते हैं। अगला हमारा तत्व है जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा जो जल राशि है वो सबसे ज्यादा महासागरों में पाई जाती है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा बात बता रहा है कि
कि पृथ्वी पर जो जल है उसका 97% पार्ट जो है वो सभी महासागरों में है, जो कि खारा पानी है, जो हमारे उपयोग में नहीं आ सकता है। और शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है वो बर्फ की परतों एवं हिम नदियों में भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और जल का बहुत कम भाग जो है वो शुद्ध है, जो कि मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी सभी जो महासागर है वे आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है, यानी कि यहाँ पे 5 महासागरों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला जो है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर तथा आखिरी आर्कटिक महासागर। अब हम एक एक करके इन सभी महासागरों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, जो कि हम पहले भी पढ़े कि पृथ्वी का सबसे जो गहरा भाग है मेरियाना गर्त, वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, यानी सबसे बड़ा महासागर हो गया प्रशांत महासागर, और दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो है अटलांटिक महासागर, जो कि एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। यानी कि ये जो अटलांटिक महासागर है वो व्यापार की दृष्टि से काफी व्यस्त महासागर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो तट रेखा है वो दंतुरित और अनियमित है, जो कि यहाँ पे पतन, जहाँ पे सामानों का व्यापार होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो व्यापार की दृष्टि से यह जो महासागर है वो सबसे व्यस्त है। अगला महासागर है हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अगला है दक्षिणी महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। अगला है आर्कटिक महासागर। उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। यूरेशिया के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं कि यूरोप और एशिया का मिला हुआ भूभाग। अगला जो हमारा तत्व है वो है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। और वायुमंडल भी है जो ऐसा तत्व है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वायुमंडल ही हमें वायु प्रदान करती है जिसमें ऑक्सीजन होता है, जिसके कारण हम लोग सांस ले पाते हैं। इस दृष्टि से वायुमंडल जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे वायुमंडल की विभिन्न परतें दिखाई जा रही है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और बहिमंडल। तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को, उसके घट को तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है, जो कि हमने अभी जाना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल, ये 5 परतें हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए, यानी कि सबसे पहले जो है पृथ्वी की परत के बाद जो आता है वो है क्षोभ मंडल, और उसके बाद समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और सबसे आखिरी में बहिर्मंडल आता है, बहिमंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है।
यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलके शुद्ध हवा के 99% भाग बनाते हैं। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरे गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि होने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की वृद्धि के लिए ही काफी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में काफी कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना होता है। यानी कि जैसे जैसे जो है हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, वहाँ पे हवा के घनत्व में कमी होती जाती है, जिसके कारण हमारी सांस लेने में काफी कठिनाई होती है। और यही कारण है कि पर्वतारोही जो होते हैं वे अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, तो ताकि उन्हें वहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अगला हमारा जो है वो है जीवमंडल। जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हैं। के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। यानी कि जंतु जगत में जो मनुष्यों और जीव जंतुओं को रखा जाता है, वहीं पादप जगत में पेड़ पौधों को रखा जाता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो कौन से तीन मंडल? जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। धारण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है, तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। यानी कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है, पृथ्वी का जो तापमान है यानी गर्मी है वो बढ़ती चली जाती है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। और इस तापमान को क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन। इसीलिए भूमंडल, वायु मंडल तथा जल मंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।